हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ स्टूडेंट्स इस बारे में कंफ्यूज होते हैं कि उनका रिव्यू आर्टिकल उन्हें लिखना होता है और उनके पास एग्जैक्ट टॉपिक नहीं होता कि वो किस टॉपिक पे रिव्यू आर्टिकल लिख सकते हैं। खासकर वो स्टूडेंट्स जो केमिस्ट्री में उनका मास्टर है, एमफिल है या बीएस लेवल उन्होंने किया है, तो वो रिव्यू लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए टॉपिक कौन सा चूज़ किया जाए, तो आज की इस वीडियो में हम वही टॉपिक्स चंद एक टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। उसके अलावा उन टॉपिक्स को ब्रीफली उनको एक्सप्लेन भी किया जाएगा कि आप उन टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। देखें, अगर तो आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं और रिव्यू लिखने में आप का इंटरेस्ट है, तो उसके लिए जो आज के हॉट टॉपिक्स हैं उनके लिए अलग से इस चैनल पे वीडियो अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखे तो काइंडली आप उस वीडियो को देख लें। उसमें डिफरेंट हॉट टॉपिक्स, 3 जो हॉट टॉपिक्स हैं आजकल की सोसाइटी के, जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं, जिन पे ज़्यादा रिव्यू लिखे जा रहे हैं या जिन पे ज़्यादा रिसर्च हो रही है, वो डिस्कस हो चुके हैं। उनमें एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का। तो आज उसी टॉपिक को लेके कि इस टॉपिक पे क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक में कौन से आगे सब टॉपिक्स आ सकते हैं, हम किन पे रिव्यू लिख सकते हैं, हम उन्हीं चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। तो देखें, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है ना, बेसिकली अब आप चाहे फिज़िकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या एनालिटिकल के हैं, आपकी मेजर जो है ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, वो इस चीज़ पे आप बिल्कुल भी ना जाएं कि आप एनालिटिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आप एड्जॉर्प्शन पे रिव्यू नहीं लिख सकते। देखें, रिव्यू जो होता है ना, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रिव्यू में अब तक जितनी रिसर्च हो चुकी है, जिस भी ईयर में आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2022 में लिख रहे हैं, तो 2022 तक जितनी रिसेंट एडवांसेस उस फील्ड में हो चुकी है, जिस फील्ड में आप रिव्यू लिख रहे हैं, आपको वो सारी की सारी उसमें अपने रिव्यू में समराइज़ करनी होती है। ठीक है, तो रिव्यू के जो रेफरेंसेस हैं वो 300 to 100 और 1000 तक भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा रिव्यू लिख रहे हो। अगर तो आप मिनी रिव्यू लिख रहे हो तो मिनी रिव्यू में आपने हर चीज़ को एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समराइज़ करना होता है, थोड़ा बहुत कंपैरिजन करना होता है। लेकिन अगर आप एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप कंपैरिजन के साथ साथ आपका जो रिव्यू है वो ज़्यादा लेंथी भी हो जाता है। और अगर आपने कोई डिफरेंट जो रीसेंट एडवांसेस हैं उनको आपने ब्रीफली डिस्कस करना है अपने रिव्यू में, तो वो और ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो अब एड्जॉर्प्शन का जो टॉपिक है, फॉर एग्जांपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जो आ रहा है, अब एड्जॉर्प्शन पे एक रिव्यू कोई स्टूडेंट लिखना चाह रहा है, ठीक है, वो चाह रहा है कि उसने रिसर्च नहीं की, उसको नहीं पता कि कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनको ऑप्टिमाइज़ करना होता है, या रिसर्च कैसे ये होती है एड्जॉर्प्शन की, क्या क्या प्रोसेस है, उनको इन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन फिर भी वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे रिव्यू लिखना चाह रहा है। तो उसके लिए कुछ जो टॉपिक्स हैं, वो मैंने ये कुछ पेपर्स भी निकाले हैं जिनके साथ मैं आपको थोरोली एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि इन्होंने ये रिव्यू कैसे लिखा है। ठीक है, और इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं जिनमें से आप अपनी मर्ज़ी का टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो, और इसमें आपको थोरोली एक्सपेरिमेंट समझने की, या कौन से पैरामीटर्स करने हैं, क्या एक्सपेरिमेंट्स लगाने हैं, क्या काइनेटिक्स होंगी, क्या एक्सेल शीट होगी, वो समझने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो ये देखें, ये आर्टिकल मेरे पास ओपन है, हेलियन ये जर्नल नेम है, ठीक है, इसमें ये पब्लिश है। देखें, एक चीज़ होती है पोल्यूटेंट। सबसे पहले आपको मैं ये क्लियर कर दूं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हम वेस्ट को ट्रीट करते हैं जो कि वाटर में प्रेजेंट है, और वाटर में जो वेस्ट है या जो पोल्यूटेंट है वो 2 तरह के होते हैं, या तो वो डाइज होंगे या फिर वो मेटलाइंस होंगी। इसके अलावा डिफरेंट काइंड्स के पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स भी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इस बात के रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। लेकिन जो आजकल मेनली डिस्कस किए जा रहे हैं, जिन पे रिसर्च कंटिन्यू है, वो है डाई मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अलावा मेटलाइंस हैं। अब डाई मॉलिक्यूल्स, आप इन पे भी रिव्यू लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल डिफरेंट काइंड्स के डाइज़ हैं। डाइज़ क्या हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ। काइंडली आप उस मेरी प्लेलिस्ट में एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज़ में आपको सेकंड के थर्ड
वीडियो वो मिल जाएगी, डाइज़ की क्लासिफिकेशन, आप उस वीडियो को देख लें, उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि डाइज़ क्या है, उनका इंट्रोडक्शन क्या है। लेकिन इसमें मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू फिर दे देती हूँ। देखिए, डाइज़ कोई भी कलर्ड सब्सटेंस होती है, जो कि फॉर एग्जांपल हमारे जो क्लॉथ्स हैं उनमें जो कलर हैं ये डाइज़ हैं, ठीक है। हम जो फूड खाते हैं, जो कलरिंग एजेंट उसमें प्रेजेंट है, कैंडीज़ में, जैम्स में, कपकेक्स में, वो सारे के सारे डाइज़ हैं, ठीक है। ये डाइज़ एक लिमिट तक हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। बेनिफिशियल इस तरह है क्योंकि हम ह्यूमन नेचर अगर देखी जाए तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो डाइज़ या कलर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि कोई कलरलेस सब्सटेंस उनके सामने मौजूद हो, ठीक है। तो जब डाइज़ कलरफुल सब्सटेंसेस हैं, जब हम इनको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर लेते हैं तो ये हमारे लिए टॉक्सिक हो जाती हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो डाइज़ कार्सिनोजेनिक हैं और म्यूटाजेनिक हैं। इसके अलावा डिफरेंट, आप अगर डाइज़ पे अपना रिव्यू लिखना चाह रहे हो तो आप उस पर भी अपना रिव्यू लिख सकते हो। उसमें आप डिफरेंट काइंड्स के डाइज़ कौन कौन से हैं, उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, कैसे वो बनते हैं, इस पे आप ब्रीफ एक रिव्यू आर्टिकल इजीली लिख सकते हो। अब इस आर्टिकल में, रिव्यू आर्टिकल में, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के एजो डाइज जो हैं, ये एक डाई की टाइप है, क्लासिफिकेशन है, उनकी क्लासिफिकेशन डिस्कस की हुई है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, वो कैसे उनकी सिंथेसिस होती है और कहाँ कहाँ उनकी एप्लीकेशंस हैं। तो इस तरह आप ये किसी भी फील्ड, फिज़िकल, एनालिटिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किसी भी फील्ड का स्टूडेंट इसको इजीली लिख सकता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा इसमें कोई इक्वेशंस और इतने मॉडल्स इन्वॉल्व नहीं है। आपको स्टैटिस्टिकली इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट आपको बहुत इजी लगेगा। ये एक थ्योरी होती है। आपने डिफरेंट काइंड्स के जो डाइज हैं उनके पेपर्स, आपने रिव्यू पेपर्स निकालने हैं, उनको पढ़ने हैं, समझने हैं, उसके मुताबिक आपने एक थ्योरी की फॉर्म में उनकी स्ट्रक्चर्स को, उनके जो फार्मूलाज हैं उनको, डिफरेंट उनके जो कलर्स हैं, उनकी जो एप्लीकेशंस हैं, उनको आपने एक रिव्यू की फॉर्म में उनको समराइज़ करके लिखना होता है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ अगर डिस्कस करूँ तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डाई जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ एसिडिक डाइज होते हैं, कुछ बेसिक डाइज होते हैं, कुछ सल्फ़र डाइज होते हैं, कुछ वेट डाइज होते हैं, कुछ एजो डाई होते हैं। तो आपने यहाँ पे अगर देखें आप तो एक ये रिव्यू है ऑलमोस्ट 26 पेजेस का है, जिसमें 26 पेजेस के अंदर उनके रेफरेंसेस भी आ जाते हैं। तो इन्होंने ऑलमोस्ट 20 पेजेस में ये सारा रिव्यू जो है वो समराइज़ किया हुआ है, ठीक है। तो रिव्यू में इन्होंने, अब इनका अगर एब्स्ट्रैक्ट अगर आप चेक करें तो आपको ये पढ़ के काफ़ी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि इन दिस वर्क वी हैव प्रेजेंटेड अ वेरी डिटेल्ड रिव्यू। इट्स मीन कि ये जो रिव्यू है ये नंबर ऑफ पेजेस से ही पता चल गया कि ये डिटेल्ड रिव्यू इन्होंने लिखा है। और किस पे लिखा है? क्लासिफिकेशन ऑफ एजो डाइज एज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ एजो ग्रुप्स एंड अप्रोप्रिएट फंक्शनल ग्रुप्स। देखें, डाइज की जो क्लासिफिकेशन है ना, डिफरेंट टाइप्स के जो डाइज हैं, एजो डाई हैं, डायरेक्ट डाइज हैं, सल्फर डाइज हैं, इनके नाम क्यों रखे गए हैं, इनको क्लासीफाई किस बेस पे किया गया है, डिपेंडिंग अपॉन कि उस डाई के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक है। एक तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और दूसरा वो उसकी सोल्युबिलिटी कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसकी एसिडिक नेचर है या उसकी बेसिक नेचर है, और जो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है उसके कितने नंबर है। फॉर एग्जांपल कुछ मोनोकार्बोक्सिलिक डाइज होते हैं, कुछ डाई कार्बोक्सिलिक होते हैं। तो इस तरह सारी इन पॉइंट्स को मिला के उनकी क्लासिफिकेशन की गई है। आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, इन यानी कि आप इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी उन्होंने डिस्कस किया है। इसके अलावा कुछ सिंथेसिस ऑफ एजोडाइज को भी डिस्कस कर चुके हैं। मैकेनिज़्म जो है उनकी जो सिंथेसिस में इन्वॉल्व है उनको डिस्कस किया है। फाइनली वो इंडिकेट द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, गैवल्ड रिएक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन टू सिंथेसिस। ये एक रिएक्शन है जिससे उनकी सिंथेसिस होती है एजोडाइज की। तो ये एक रिव्यू जो है हर केमिस्ट्री का जो स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, वो इसको इजीली इस रिव्यू को लिख सकता है। अगर आप डिटेल्ड रिव्यू नहीं लिखना चाह रहे या आपको लगता है कि आप इस पे ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप मिनी रिव्यू भी लिख सकते हो। मिनी रिव्यू में क्या होता है, आप डिफरेंट टाइप्स के एजोडाइज जो है उनको आप डिटेल डिस्कस करें,
जैसे यहाँ पे उन्होंने आपको एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के काफ़ी हद तक समझ आ चुकी है कि इन्होंने अपने रिव्यू में कौन सी चीज़ें डिस्कस की हैं। अब इस तरह के कीवर्ड्स भी हर रिसर्च पेपर में या रिव्यू में होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके कीवर्ड्स क्या हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए क्योंकि उन्होंने यहाँ पे उसकी सिंथेसिस को डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद एजोडाइज हैं। एजोडाइज चूँकि ये मेन जो रिव्यू है वो एजोडाइज पे है। पॉलीमर डाइज हैं, केवल रिएक्शन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। जो आपके रिव्यू पेपर में जो आप मेन पॉइंट्स डिस्कस करना चाह रहे हो, जो आपने चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट करनी है, उनको अपने कीवर्ड्स की फॉर्म में यहाँ लिखना है। तो अगर इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ जाएँ, यहाँ पे अब देखिए जो भी रिव्यू होता है ना, आपने उसमें जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ़ पेपर्स अगर ऐड करना चाहो तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इतने रेफरेंसेस के बाद आप 300 रेफरेंस ऐड कर सकते हो या 300 से अबव नहीं जा सकते। तो आप इस पर जितना ज़्यादा लिटरेचर सर्वे करोगे उतना ज़्यादा आपका रिव्यू जो है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्सेप्ट होने के। ठीक हो गया। तो आई रिकमेंड कि अगर आप कोई भी रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हो तो आप एक पहले से 5-6 रिव्यू उस टॉपिक पे आप निकाल के उसको थोरोली रीड करो। ठीक है। उसको रीड करने का फ़ायदा ये होता है, आपको आइडिया मिल जाता है कि इन्होंने फॉर एग्जांपल एजोडाई है तो इन्होंने एजोडाई की ये चीज़ें डिस्कस की हैं। आप उनको एक अलग जगह पे नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद आप उनको कंपेयर करो कि अच्छा अब मेरा लिटरेचर सर्वे जो है वो ये कहता है और इनके जो पेपर्स हैं उन्होंने ये चीज़ें मेंशन की हैं। इसका मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल उसमें उन्होंने उनकी क्लासिफिकेशन को ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं किया, उसकी सिंथेसिस को ज़्यादा डिटेल डिस्कस किया है, तो आप अपने रिव्यू पेपर में उनके जो क्लासिफिकेशन है उसको ज़्यादा एलेबोरेट करो। और फिर आपकी पेपर की नोवेल्टी भी यही होगी कि अभी तक कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन को बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कस किया हो। सिंथेसिस सबने डिस्कस की है लेकिन क्लासिफिकेशन किसी ने ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं की और वो इस रिव्यू में समराइज़ है। इसके अलावा उसकी सिंथेसिस के मेथड, उसके रिएक्शन के मेथड, उसके डिफरेंट काइंड्स, जो उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एजोडाई ही लो। आप कोई भी डाई, जनरल आप डाई पे भी रिव्यू पेपर लिख सकते हो कि डाई क्या है, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है और डाई की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। फिर आगे आप उनको लेके चलो। फिर उसमें से आप हर जो टाइप है उसके आगे एग्जांपल्स, उनकी स्ट्रक्चर, उनका मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके सिंथेसिस के मेथड्स, आप उनको एक टेबल में समराइज़ कर सकते हो। आप उन पे अलग अलग पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप अपने रिव्यू को मिनी रिव्यू की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं या आप उसको डिटेल्ड रिव्यू लिखना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। दूसरी इसमें ये चीज़ आती है कि आपने जब भी रिव्यू लिखना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है, आप इंट्रोडक्शन में अगर इसके देखें तो इंट्रोडक्शन इसका काफ़ी अच्छा है। और वैसे भी ये हीलियन जो है ये बहुत अच्छा जर्नल है। ठीक है। आप इस पे अगर इंट्रोडक्शन पार्ट में देखें आपको जो भी जिस टॉपिक पे आप रिव्यू लिखना चाह रहे हो ना, आपको उस टॉपिक के पहले उसको समझना होगा, फिर ही आप उस पर अच्छा रिव्यू लिख सकते हो। अब एजोडाइज कौन से हैं, पहले आप इनको डिटेल डिस्कस करोगे कि वो कंपाउंड्स इनके फंक्शनल ग्रुप्स में N डबल बॉन्ड N होता है। तो ये जो इस तरह के जो डाइज है ना, डाइज के मतलब अगर आप लिखना चाह रहे हो पेपर, तो आपका इसमें ऑर्गेनिक अगर आपकी है तो आप ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हैं क्योंकि आगे सारी इनमें ऑर्गेनिक इन्वॉल्व है। ऑर्गेनिक किस तरह इन्वॉल्व है, इसके आगे सिंथेसिस का मेथड, आगे इनकी स्ट्रक्चर फार्मूला। तो अगर आपको ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। ठीक है। अब ज़रूरी भी नहीं कि सिर्फ ये ऑर्गेनिक के ही लिख सकते हैं। हर बंदा जिसको एक दफ़ा एक जुनून होता है रिव्यू का, वो इसको लिख सकता है। इट डजेंट मैटर कि आप एनालिटिकल के हो या ऑर्गेनिक के हो या फिजिकल के हो। ठीक है। अब ये देखें इन्होंने इंट्रोडक्शन में उसको ब्रीफली डिस्कस किया है कि एजोडाइज कौन से होते हैं, उनकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं, इसके अलावा उसकी स्ट्रक्चर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। वो डिस्कस करने के बाद उन्होंने ये एक जनरल स्ट्रक्चर दी हुई है एजोडाई की कि एजोडाई में होता क्या है क्या। ठीक है। तो ये है जी N डबल बॉन्ड N, ये जिस डाई में होता है इसको कहते हैं एजोडाई। ठीक है। इसका होना ज़रूरी होता है। और इसके अलावा ये इसकी बेसिक स्केलेटन है इसका। और ये हमारे पास जो सोडियम है, यहाँ से ये वाटर सोल्यूबल ग्रुप है। ये जो एंड से ये सोडियम सल्फेट है, ये भी
वाटर सोल्यूबल ग्रुप है। तो इस तरह से आपको ये विकीपीडिया की फॉर्म में भी डाटा मिल जाता है और आप इस पर हर डाई पे, जिस डाई पे भी आप रिव्यू लिख रहे हो, आप उस पर डिफरेंट गूगल पे सर्च करें, गूगल या गूगल स्कॉलर पे आपको डिफरेंट आर्टिकल्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, चाहे एजो डाई है या कोई भी डाई है, आप अगर उसको समझना चाह रहे हैं, एक आपने वर्ड सुना होगा क्रोमोफोर का, एक होगा ऑक्सोक्रोम। ठीक है, जो क्रोमोफोर होता है ना, वो इसकी वजह से ऐसा ग्रुप, ऐसा फंक्शनल ग्रुप किसी भी सब्सटेंस का जिसकी वजह से कलर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोफोर, अब डाई मैंने जैसे आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताया कि डाई वो होते हैं जो कलर सब्सटेंसेस होते हैं जिनका कोई ना कोई कलर होता है। अब कलर क्यों होता है, ये जो डबली बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप्स होता है ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एन डबल बॉन्ड एन है, डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू डाइज। दूसरी इसमें ये चीज़ आती है कि आपके पास ऑक्सोक्रोम ग्रुप है। ठीक है, ये ऑक्सोक्रोम ग्रुप जो है वो कलर को ज़्यादा इन्हांस करता है। ठीक है, क्रोमोफोर का फैसिलिटेट करता है कलर इम्पार्ट करने में। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने एजोडाई जो है उनकी क्लासिफिकेशन भी इंट्रोडक्शन पार्ट में दी हुई है कि डिफरेंट काइंड्स के एजोडाइज कौन कौन से हैं। इसके अलावा हर जो डाई की, एजोडाई की जो क्लासिफिकेशन है उसकी यहाँ पे स्ट्रक्चर उन्होंने मेंशन की है। ठीक है, ये तो एक जनरल ओवरव्यू उन्होंने इंट्रोडक्शन में दे दिया। उसके बाद उसकी वो डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन क्या क्या है, कैसे हम इनको क्लासीफाई करते हैं, उनकी जो है डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनकी आगे क्लासिफिकेशन, जैसे जेड एंड डब्ल्यू, अब इसमें कौन सी बेंजीन रिंग है, ये हेट्रोसाइक्लिक है, या उसकी ऑर्गेनिक के हवाले से उनको ब्रीफली डिस्कस किया है कि उनमें कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कौन सी बेंजीन है, वो हेट्रोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है। तो ये सारी क्लासिफिकेशन को उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप रिव्यू लिखना चाह रहे हैं डाइज पे, आपको लगता है कि आप डाइज पे इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, तो आपको इसकी यहाँ पे एजो डाई को डिस्कस किया है, आप जनरल डाई की इन क्लासिफिकेशन भी डिस्कस कर सकते हो। आप उसमें पहले डाई को डिफ़ाइन करेंगे, पहले उसकी ओवरव्यू देंगे कि डाइज क्या हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे यूज़ हो रहे हैं, कहाँ पे, फिर आप उसकी क्लासिफिकेशन पे आ जाओगे, फिर आप उन क्लासिफिकेशन को आगे ब्रीफली डिस्कस करोगे। तो आपके पास ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इस टॉपिक पे भी रिव्यू इजीली लिख सकते हो। ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आपका पहले इसमें आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है या नहीं। अगर आप एक दफ़ा करना स्टार्ट हो जाओ कि आप डिफरेंट टाइप्स के रिव्यू आर्टिकल्स पढ़ोगे, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि आपने अपने रिव्यू में कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। तो एक तो ये टॉपिक हो गया आपके पास। 4-5 टॉपिक मैं आपके सामने आज रखूँगी, फिर आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस पे रिव्यू लिखना चाह रहे हो। अगर आपको कोई टॉपिक अच्छा लगे इनमें से, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उस जो आपको टॉपिक यहाँ पे इजी लगेगा, आप जो टॉपिक सिलेक्ट करोगे, फिर उस पर मैं अगली वीडियो बनाऊँगी, उसको ब्रीफली डिस्कस करूँगी कि आप उस टॉपिक पे रिव्यू कैसे लिख सकते हो। तो अगर आपको कोई टॉपिक इनमें से अच्छा लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर हम अगली वीडियो उस टॉपिक पे बनाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे दूसरा रिव्यू है बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर टेक्सटाइल डाई रिमूवल फ्रॉम वेस्ट वाटर। ठीक है, ये भी एक रिव्यू लिखा हुआ है। देखें आप, मैंने जैसे बात की पहले वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वाटर में डिफरेंट काइंड्स के, ये टेलर एंड फ्रांसिस का जर्नल है, ये भी अच्छा जर्नल है। आप इसमें कोई पब्लिकेशन फ़ीस नहीं होती, आप इसमें इजीली करवा सकते हो। देखिए आपको साथ साथ जब आप रिव्यू आर्टिकल डिफरेंट डाउनलोड करोगे ना गूगल स्कॉलर से, तो आपने जो रिव्यू आर्टिकल निकाले हैं ना, आपने उनके ऊपर जो जर्नल नेम लिखा है साथ साथ उसको भी सर्च करते जाना है। उसको सर्च करने का आपने अब सर्च क्यों करना है, आपने सबसे पहले तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर देखना है कि उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। इम्पैक्ट फैक्टर शुड बी ग्रेटर दैन 1। ठीक है, 1 से ज़्यादा होना चाहिए इम्पैक्ट फैक्टर, लेकिन 1 अगर 5, 6, 8, 7, 8 इतना भी है तो वो भी बहुत 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 अच्छा है। लेकिन उनमें यह है कि जितना इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा होता जाएगा उतना वो आपको बहुत बहुत अच्छा लिखना पड़ेगा रिव्यू आर्टिकल, उसके साथ साथ वो रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाकी आपने उसके ये भी देखना होता है कि उसकी पब्लिकेशन फ़ीस है या नहीं, तो उसको देखने का ये तरीका होता है कि आपने गूगल पे लिखना होता है जर्नल नेम, उसके आगे लिखना होता है फॉर एग्जांपल ये है क्रिटिकल रिव्यूज़ इन एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके आगे आप लिख दें APC चार्जेस। APC का मतलब होता है आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस। ठीक है, तो वहाँ पे अगर तो वहाँ पे कोई वैल्यू शो होगी, कहने का मतलब यह है कि अगर वहाँ पे कोई उसकी अमाउंट
डॉलर्स में अगर शो होगी आपको, ठीक है, तो इट्स मीन कि उसकी वो एपीसी चार्जेस हैं। अगर आपको कुछ भी शो नहीं होगा, किसी का लिखा होगा देयर आर नो एपीसी चार्जेस फॉर दिस जर्नल, तो इट्स मीन कि उसके चार्जेस नहीं है, वो फ्री है। दूसरा इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आप ये जर्नल है, जर्नल की वेबसाइट पे जाके अबाउट अस का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप चेक कर लें। इसके अलावा पब्लिकेशन फ़ीस का ऑप्शन भी होता है कुछ जर्नल में, आप उसको चेक कर लें। और एक चीज़ जिसको देख के वाज़ेह पता चल जाता है कि ये ओपन एक्सेस है या नहीं, वो ये है कि आपके जो आर्टिकल्स, फॉर एग्जांपल आपने एक गूगल से एक आर्टिकल डाउनलोड कर रहे हो, आपने इस यही अगर टॉपिक आपने पेस्ट किया गूगल पे, तो ये गूगल स्कॉलर पे, तो आपके पास वो आर्टिकल कंप्लीट डाउनलोड नहीं हुआ। जैसे ये कंप्लीट आर्टिकल आपके पास खुल गया ना, ऑलमोस्ट 43 पेजेस का, ये आपके पास सारा आर्टिकल जो है वो आ गया है, ठीक है। अगर तो आप गूगल स्कॉलर से आपके पास सारा आर्टिकल डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो, तो इट्स मीन कि ये जर्नल जो है वो ओपन एक्सेस है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि इसकी आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं होंगे। लेकिन अगर यही आर्टिकल आपके पास कंप्लीट डाउनलोड का ऑप्शन ना आता, वहाँ पे लिखा आता असेस थ्रू योर इंस्टीट्यूशन, या लॉगिन करें या इतने चार्जेस आप पे करें, फिर आपको ये आर्टिकल डाउनलोड फॉर्म में मिलेगा। फिर आप क्या करते हो कि इसका DOI कॉपी करके साइंस हब से डाउनलोड करते हो। तो ऐसे जो जर्नल्स हैं, ठीक है, जिनका आर्टिकल कंप्लीट डाउनलोड नहीं होता गूगल स्कॉलर से, आपको साइंस हब से जाकर डाउनलोड करना पड़ता है। और वो साइंस हब से कैसे डाउनलोड करते हैं उसकी भी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है, काइंडली आप उसको चेक कर लें। और ऐसे जो आर्टिकल्स जो कंप्लीट डाउनलोड नहीं होते, वो जर्नल्स आपसे दो तरह की क्वेश्चन करते हैं। वो कहते हैं कि या तो आप अपना पेपर अगर फुली डाउनलोड करने की ऑप्शन अगर वो देते हैं आपको, या तो अपना पेपर फुली डाउनलोड करना चाह रहे हो आवाम के लिए, आप वैसे ही उसको कि वो फ्रीली उसको डाउनलोड कर लें, ओपन एक्सेस करना चाह रहे हो, तो आपको फिर यानी कि आथर्स को पब्लिकेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो आथर से ये कहते हैं कि आपका आर्टिकल जस्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अपीयर होगा, बाकी आपका पेपर जो है वो लोग साइंस हब से डाउनलोड करेंगे, यानी कि उसको कहते हैं नॉन ओपन एक्सेस, वो ओपन एक्सेस नहीं है, उसको साइंस हब से डाउनलोड करना पड़ता है, वो ऐसे अवेलेबल नहीं है कंप्लीट, तो फिर आथर्स को कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। यानी कि नॉन ओपन एक्सेस अगर आथर चाह रहा है अपना पेपर पब्लिश करवाना, तो उसके लिए उसको पे नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर वो चाहता है कि मेरा पेपर सारे लोग देखें, इजीली डाउनलोड हो जाए, किसी को कोई मुश्किल ना हो, PDF फॉर्म में इजीली अवेलेबल हो गूगल पे, तो कुछ जर्नल्स ऐसे हैं जिनमें उनको APC चार्जेस पे करने पड़ते हैं। लेकिन ये टेलर एंड फ्रांसिस के जितने जर्नल हैं, इसमें भी ये दोनों चीज़ें रिक्वायर करते हैं ऑथर से कि क्या आप अपना पेपर ओपन एक्सेस करना चाह रहे हो, फ्रीली अवेलेबल हो सबको। तो अगर तो ओपन एक्सेस करना चाह रहे हो तो आपको APC चार्जेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपका पेपर ओपन एक्सेस ना हो, साइंस हब से डाउनलोड करें लोग, तो फिर आपको APC चार्जेस पे नहीं करना पड़ेंगे। तो उसके लिए APC चार्जेस नहीं होते, तो ज़्यादातर लोग फिर इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि वो APC चार्जेस ना पे करें, जो कि मतलब जिनको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। लेकिन ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने क्या किया होता है कि वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा ओपन एक्सेस होगा उतनी ज़्यादा उनके पेपर की साइटेशंस बढ़ेंगी, लोग उनको अपने पेपर में, अपने थीसिस में, अपने रिसर्च पेपर में, रिव्यू में उनको उनका रेफरेंस देंगे इजीली। तो जितनी ज़्यादा उनकी साइटेशंस बढ़ेंगी उतना ज़्यादा, क्योंकि इस पर भी अवार्ड होता है ना, अगर आपका सपोज पेपर है, रिव्यू पेपर है या रिसर्च पेपर है, आपका मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको अपने पेपर में एज अ रेफरेंस यूज़ किया हुआ है, आप उनको स्टडी किया है, उसको डाउनलोड किया है, तो जितनी ज़्यादा साइटेशंस होती हैं एट द एंड ऑफ ईयर हर जर्नल का मोस्ट साइटेड पेपर का अवार्ड भी दिया जाता है। मतलब अगर आपकी साइटेशंस 1000 लोगों ने, आपके 1000 पीपल जो हैं उन्होंने आपके पेपर को साइट किया है अपने पेपर में, रिसर्च में, अपने थीसिस में, तो क्या होगा कि एज़ कम्पेयर टू अदर पेपर्स उसी साल के जितने उस जर्नल के पेपर्स हैं, अगर आपकी साइटेशन ज़्यादा है तो आपको आपके पेपर को मोस्ट साइटेड जो है पेपर का अवार्ड मिलेगा, आपके पास सर्टिफिकेट भी आएगा उस जर्नल की तरफ से, आपको जो है एक्नॉलेज किया जाएगा। इसके अलावा जो ज़्यादा डाउनलोडेड पेपर होते हैं उनका भी अवार्ड होता है। तो ये बात की बातें, इस पर अलग से वीडियो इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी। लेकिन कहने का मकसद ये था कि आप जब भी आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल जो है उसको डाउनलोड करें, आप उनके जर्नल्स के नेम्स, उसका इम्पैक्ट फैक्टर भी देखते जाएं साथ साथ, कि वो कितना टाइम लेते हैं पब्लिकेशन का, क्या उनका प्रोसीजर है, उनकी फ़ीस है या नहीं है। तो इससे आपको साथ साथ उनको नोट डाउन कर लें जो ज़्यादा अच्छे आपको लग रहे हैं,
तो जब आप रिव्यू कंप्लीट कर लोगे फिर आपके पास एक लिस्ट भी साथ साथ बनी होगी जर्नल्स की। फिर आप उन जर्नल्स में से अपने जो आपको बेस्ट सूटेबल होगा उस जर्नल को सिलेक्ट कर लें, अपने सुपरवाइज़र से मशवरा करें, अपने कुलीग से मशवरा करें। फिर उन लिस्ट में से एक जर्नल सेलेक्ट करके उस जर्नल के अकॉर्डिंग अपने रिव्यू को फॉर्मेट करके डिज़ाइन करके उसके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑथर गाइडलाइंस हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने पेपर को सेट करके उसमें सबमिशन करवा दे। तो इस तरह आपके एक तो रिव्यू के लिए आपके पास डाटा लिटरेचर सर्वे इकट्ठा होता रहेगा और दूसरा आपके पास जनरल इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं कि आप डाइस की क्लासिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, सिंथेसिस। अगर आप जनरल डाइस पे नहीं लिखना चाह रहे तो आप कोई भी डाई ले लें। फॉर एग्जांपल एजो डाई है, बेसिक डाई है, या जो भी डाई है आप उस पर ईजिली रिव्यू लिख सकते हैं। दूसरा टॉपिक जो यहाँ पे मैंने आपके सामने रखा है डेट इज़ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर टेक्सटाइल डाई रिमूवल फ्रॉम वेस्ट वाटर आ रिव्यू। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले इस वीडियो के स्टार्ट में बताया कि दो तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं वेस्ट वाटर में, जिसमें एक नंबर 1 पे हमारे पास मेटल आइंस आ जाते हैं और दूसरे नंबर पर डाइज आ जाते हैं। ठीक है, अब उन डाइज या उन पोल्यूटेंट्स को वाटर से रिमूव करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले आई थिंक मैं आपको ये आर्टिकल दिखाऊं जिसमें हम डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम वो वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं, बाद में आपको उसकी अच्छी तरह समझ आएगी। तो यहाँ पे एक ये रिव्यू है इंडियन जर्नल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया का जर्नल है जी। और इसमें देखिए आप एक चीज़ मैं आपसे ये क्लियर कर दूं कि आपने लोकल किसी जर्नल में अपना पेपर सबमिशन नहीं करवानी, इंटरनेशनल जर्नल्स आपने लेने हैं। ठीक है, आप जिसका इम्पैक्ट फैक्टर भी अच्छा हो। और HEC की नई कैटेगरी भी XYZ, हम उसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाएंगे कि उसकी XY कैटेगरी, Z कैटेगरी कौन सी है और कौन सी कैटेगरी अच्छी है, वो इंशाल्लाह ताला जल्द अपलोड करूँगी। तो इस रिव्यू में उन्होंने क्या किया है, वेरियस मेथड्स फॉर डाई रिमूवल फ्रॉम इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स मीन वेस्ट वाटर, इंडस्ट्री से जो पानी निकल रहा है, गंदा पानी निकल रहा है जिसमें डिफरेंट काइंड्स के पोल्यूटेंट्स हैं, कलरिंग सब्सटेंसेस हैं, उनमें डाइज को रिमूव करना है। तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए डाइज रिमूवल हो सकती है, इस पर एक रिव्यू है। हम आज तक अभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही है बस एड्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन। भाई एड्जॉर्प्शन से भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है, उससे भी वाटर के जो पोल्यूटेंट्स हैं वो रिमूव होते हैं, लेकिन एड्जॉर्प्शन के अलावा कुछ और मेथड्स भी हैं। ये उन सारे मेथड्स को इस रिव्यू में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो इसी तरह जैसे अब इनका एब्स्ट्रैक्ट देख लें कि इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे हैं जी, एक्सप्लोर मोस्ट सूटेबल एंड एफिशिएंट मेथड्स फॉर रिमूवल ऑफ डाइज फ्रॉम टेक्सटाइल इफ्लुएंट्स। ठीक है, ये उनका ऑब्जेक्टिव है कि कौन सा मेथड सूटेबल है उसको एक्सप्लोर किया जाए। मेथड्स क्या उन्होंने किए हुए हैं कि डिफरेंट उन्होंने रिसर्च पेपर्स लिए हैं, बहुत से डिफरेंट रिसर्चर्स के लिए हैं, और उनका उन्होंने जो है कंपाइल किया है, कंपेयर किया है। उसके बाद उन्होंने अपने रिजल्ट्स जो हैं और फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस डिस्कस की हैं, और कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट्स हैं, एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं जो कि हो सकती हैं, इम्प्रूवमेंट हम कौन सी कर सकते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, उनको डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने ये रखूँ कि उन्होंने डिफरेंट मेथड्स जो डाइज रिमूवल के हैं उनको डिस्कस किया है, तो पहले तो वो डाई को डिफ़ाइन करेंगे, भी डाई क्या होते हैं, क्या उनका यूजेस है, क्या उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, फिर उनको रिमूव क्यों करना है। जब ये बातें सारी हो जाएंगी फिर वो रिमूवल मेथड्स पे आएंगे। ठीक है, लेकिन जब भी आप रिव्यू लिखें तो पहले थोड़ा बहुत अपने टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन उनको दें कि आप जो टॉपिक पे काम रिव्यू लिख रहे हो वो टॉपिक बेसिकली है क्या। अब जैसे इन्होंने क्या किया है, क्योंकि उन्होंने टेक्सटाइल इफ्लुएंट्स की बात की थी, टेक्सटाइल वेस्ट की बात की थी, तो यहाँ पे वो बात अब उसी से स्टार्ट कर ली कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स के कलरिंग सब्सटेंसेस, जैसे ये कपड़ा रंगने वाली जो फैक्ट्री है इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के डाइज यूज़ होते हैं, जो कि कपड़ा रंगने के बाद बाकी जो डाई बच जाता है उसको वो डिस्कार्ड कर देते हैं, जो कि वेस्ट वाटर पोल्यूशन का बायस बनता है। उससे उन्होंने स्टार्ट लिया है। उसके बाद वो डाइज़ पे आ गए हैं। भी अब डाइज़ क्या हैं, वो कलरिंग सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स हैं। ठीक है, उनकी वजह से कलर आता है। फिर उनकी थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस बताएं कि कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। उसके बाद उनके वो साइड इफ़ेक्ट्स पे आ गए कि ये क्या साइड इफ़ेक्ट काज कर रहे हैं। देखिए उनका अगर यूजेस की बात करें तो हमें हर चीज़ आजकल जो है वो कलर्ड नज़र आ रही है। ठीक है, जैसे हमारे फूड से लेकर हमारे क्लोथ्स, और इसके अलावा जो डिफरेंट काइंड्स की मेडिसिन हैं उनमें भी, कॉस्मेटिक्स हैं उनमें भी डाइज यूज़ हो रहे हैं। लेकिन अगर उनके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो ये क्या है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, जल्दी ये डिग्रेड नहीं होते, जिसकी वजह से ये वाटर की सरफेस के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं और सनलाइट जो है वो उस लेयर में से पेनिट्रेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से एक्वेटिक
फाना और फ्लोरा दोनों की डेथ हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट अगर फॉर एग्जांपल अगर ये डाइज जो हैं वो फिश में उनके गिल्स में जमा हो जाएं, कोएगुलेट हो जाएं, तो क्या होता है जब हम उनको खाएंगे तो हमारे में भी वो सारी जो है वो कार्सिनोजेनिक और टॉक्सिक इफेक्ट जो है इसका डाइज का वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अलावा डिफरेंट जो सॉइल्स हैं उनकी जो फर्टिलिटी है, उनकी जो सॉइल की अपने पीएच है वो भी इफ़ेक्ट होती है, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन भी अफेक्ट होती है। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी उसको फिगर की फॉर्म में, यहाँ पे ये क्लियर नहीं है, फिगर की फॉर्म में उनके डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स को डिस्कस किया गया है। यही उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये मैंने लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बताई है कि इसी चैनल पे प्लेलिस्ट की फॉर्म में एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज में डाइज की कंप्लीट डिटेल गिवन है। काइंडली आप उस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा अगर आप डाइज पे रिव्यू लिखना चाह रहे हैं, ताकि आपको डाइज के बारे में कंप्लीट नो हाउ हो जाए। ठीक है, और उसके साइड इफेक्ट्स भी वहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। अब यहाँ पे जो उन्होंने कुछ टारगेट डाइज रखे हैं जो कि उन्होंने इस स्टडी में, इस रिव्यू में डिस्कस करने हैं, वो यहाँ पे ये। अब आप भी इसी तरह कुछ कर सकते हो, कुछ स्पेसिफिक डाइज ले सकते हो। ठीक है, उन डाइज को लेके आप सिर्फ उन्हीं पे फोकस करके उनकी सारी डिटेल ऐड कर सकते हो, एज़ कम्पेयर कि आप हर तरह के डाई को ब्रीफली अलग अलग डिस्कस करें। वो इस तरह बहुत रिव्यू आर्टिकल बहुत लंबा हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे उन्होंने 5-6 आर्टिकल डाइज लिए हैं, जिसमें नंबर 1 पे रोडामन बी है। उसकी देखें यहाँ पे उन्होंने टेबल फॉर्म में, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि आप सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको टेबल फॉर्म में भी समराइज़ कर सकते हैं। तो रोडामन बी की उसकी कौन सी टाइप है, क्या वो अपीयरेंस क्या है, क्या उसका कलर होता है, मोलिकुलर फार्मूला, उसका यूपीएससी नेम, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, हेल्थ हज़ार्ड जो हैं, और रेफरेंस भी आगे दिया हुआ है टेबल की फॉर्म में। मिथाइलिन ब्लू है, सेम इसकी इन्फॉर्मेशन है गिवन है। क्रिस्टल वायलेट है, मेलाचाइट ग्रीन है, सेफ्रलिन ओ है। इन सब डाइज की इन्फॉर्मेशन वो एक टेबल फॉर्म में उन्होंने समराइज़ की है, और इस 1 2 3 4 5 टोटल डाइज इन्होंने सेलेक्ट किए हैं इस रिव्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने सिलेक्टेड डाइज का भी मेंशन कर दिया कि हमने इन पे ये रिव्यू लिखना है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। फिर उनको डिस्क्राइब करने के बाद यहाँ पे उन्होंने थोड़ी बहुत उसकी क्लासिफिकेशन भी देखें, ये बुलेट्स फॉर्म में लिखी हुई है कि डाइज की क्लासिफिकेशन कौन सी है, कैटाइनिक डाइज होते हैं, नाइनिक होते हैं, नॉन एजोडिक होते हैं। टेबल 1 में उन्होंने कुछ टारगेट जो है उनको मेंशन किया है। तो देखिए अब आप इनका इंट्रोडक्शन देखें, ये आलमोस्ट जो है 1.5 पेज पे इनका जो है इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। उसमें उन्होंने जस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को थोड़ा सा एलेबोरेट किया कि वहाँ से कैसे डाइज आ रहे हैं, डाइज क्या होते हैं। आपने ना जब भी रिव्यू लिखना है, ये रिसर्च पेपर लिखना है, काइंडली आप अपने पेपर का फ़्लो ज़रूर मेंटेन किया करें। फ़्लो का मतलब ये है कि अगर एक बात आप कर रहे हैं, उस बात से आपने अगली बात रिलेट करनी है, ना कि अगली बात बिल्कुल ही आप डिफरेंट करते हैं। देखिए अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हो रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, डाइज रिमूव हो रहे हैं। अब डाइज की बात शुरू होगी, फिर डाइज क्या है, डाइज की क्लासिफिकेशन क्या है, उनकी डिटेल बता दी, फिर उनसे उसके यूजेस स्टार्ट हो गए, यूजेस से उनके साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट हो गए। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट हैं। ठीक है, इसमें कोई चीज़ आपको ऑकवर्ड नहीं लगेगी, ऑड नहीं लगेगी। तो यहाँ तक जब आपने उनकी डिटेल बता दी, फिर आपने थोड़े बहुत, क्योंकि ये पेपर जो है रिव्यू पेपर जो है मेथड्स के साथ डिस्कस कर रहा है, तो आपने आगे उनके मेथड्स बता देने हैं कि कुछ जो मेथड्स हैं उनको भी उन्होंने डिस्कस किया है। कुछ फिजिकल मेथड होते हैं, कुछ केमिकल मेथड्स होते हैं। अब ये जो एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ना, ये फिजिकल मेथड में आ रहा है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात हुई है तो सिर्फ एड्जॉर्प्शन ही रह गया मेथड। इसके अलावा डिफरेंट काइंड्स के मेथड्स और भी हैं, जैसे एड्जॉर्प्शन है, इसके अलावा डिफरेंट काइंड्स के सर्फेक्टेंट्स हैं। ये सारे फिजिकल इंडस्ट्रियल एड्जॉर्बेंट्स कुछ यूज़ होते हैं, कुछ और इसके अलावा एग्रीकल्चर वेस्ट यूज़ होता है एज एन एड्जॉर्बेंट। तो इसके अलावा अगर केमिकल मेथड्स की बात की जाए तो इसमें एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, डिफरेंट काइंड्स के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस हैं ये हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ है, फेंटन रिजेंट है। उसके अलावा तीसरा जो मेथड है वो बायोलॉजिकल मेथड है। बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह यूज़ की जाते हैं, जैसे एलजी, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह। तो आपके पास 3 तरह के मेथड हैं। एक तो फिजिकल मेथड है जिसमें एड्जॉर्प्शन आ जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके पास केमिकल मेथड है जिसमें आपके पास विद द हेल्प ऑफ केमिकल एजेंट आपके पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है, जिसमें एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, हाइड्रोक्सल रेडिकल है, ओजोन को यूज़ करके प्रोसेस किया जाता है। यानी कि इसमें कोई ना कोई केमिकल स्पीशी इन्वॉल्व होती है, इसलिए इसको केमिकल मेथड कहते हैं। तीसरा मेथड बायोलॉजिकल मेथड है, इसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होगा, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपके पास ये
3 मेथड है, आप इन तीनों मेथड में से किसी एक मेथड पे भी रिव्यू लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये जो रिव्यू था वो बायोलॉजिकल मेथड्स पे था, ठीक है। अगर आप तीनों मेथड्स पे रिव्यू लिखना चाह रहे हो तो जैसे ये आपके सामने है, उन्होंने क्या किया है कि हर मेथड्स को ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है कि ये मेथड क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी फ्लोशीट डायग्राम कैसे होती है, इसमें क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, कौन कौन से डाई इस मेथड से रिमूव हो चुके हैं, उनकी भी एक डिटेल डिस्कशन की हुई है। ऑलमोस्ट 21 पेजेस का ये रिव्यू है। और जबकि ये वाला जो रिव्यू है इसमें जस्ट वन मेथड को डिस्कस किया है, डैट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डिस्कस करें, हम इसी को पहले कर लेते हैं कंप्लीट, फिर उसके बाद उस आर्टिकल पे चलेंगे। यहाँ पे देखें अब उन्होंने स्टार्ट लिया केमिकल मेथड से। अब जैसे मैंने केमिकल में बताया एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस आ जाता है। अब एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ होती है, ऐसा प्रोसेस जिसमें ओजोन यूज़ होती है। अगर आपको कुछ नहीं करना ना, अगर आप चाह रहे हो कि आप बहुत ही सिंपल सा लिख लो, तो आप जस्ट एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस पे भी रिव्यू लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, आप इसमें किसी भी टॉपिक पे रिव्यू लिख सकते हो, ठीक है। अब ये एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसमें भी आप देख लें कि इसमें इसकी भी अगर डिफरेंट टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन कि केमिकल कौन सा यूज़ हो रहा है। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ हो रहा है तो देखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिटेल है। अगर कोई आयरन वगैरह यूज़ हो रही है तो उसको फेंटस रिजेंट कह देंगे, ठीक है। आगे उनकी डिटेल गिवन है। और देखिए उन्होंने साथ अब थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में उन्होंने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की है। देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया, चूँकि उन्होंने सारे मेथड्स डिस्कस करनी है इसलिए उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल ऐड करें। लेकिन अगर आप जस्ट एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस पे रिव्यू लिखोगे तो आपको उसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की पहले उन्होंने बताया कि इसमें होता क्या है, यूवी रेडिएशन होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, इसमें इक्वेशन कौन सी इन्वॉल्व है। तो इस तरह की इक्वेशंस मैकेनिज्म आपको डिफरेंट रिव्यू आर्टिकल्स में या रिसर्च पेपर्स में इजीली मिल जाएगी। इसका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि आपको डाटा कहाँ से मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप लिटरेचर सर्वे कितना करते हो, खुद से सर्च कितनी करते हो, ठीक है। उसके बाद उसके थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स आ गए हैं, ठीक है। ड्रॉबैक्स को डिस्कस किया है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी डिस्कस किया है कि ये जो उनके सिलेक्टेड डाई हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो हमने ऊपर 5 डिस्कस किए हैं टेबल की फॉर्म में, अब ये इनकी परसेंटेज बताएंगे कि हर मेथड के साथ इनकी परसेंटेज कितनी आई है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ करके रोटामन बी जो है इसको रिमूव किया गया, उसकी 99% रिमूवल आई। मिथाइलिन ब्लू की 86 आई। तो देखिए इन्होंने इस मेथड को यूज़ किया, मतलब इस मेथड को लेके चले कि ये मेथड किन किन पेपर में अप्लाई हो चुका है, ठीक है। 5 डाई इन्होंने सिलेक्ट कर लिए, उन 5 डाई को ही देखना है कि इन 5 डाई पे कौन कौन सा मेथड की कितनी कितनी परसेंटेज आई है, उनको उन्होंने ब्रीफली जो है वो समराइज़ कर दिया। उसके बाद फेंटस रिजेंट है, इसी तरह ओजोनेशन प्रोसेस है। तो चलते जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकोएगुलेशन है। अगर किसी प्रोसेस में डायग्राम भी इन्वॉल्व है तो आप उसको भी डायग्राम को भी लगा सकते हो। लेकिन डायग्राम जो भी आप लगाओ, चाहे रिव्यू है चाहे रिसर्च पेपर है, आपको उसका कॉपीराइट लेना पड़ेगा। कॉपीराइट ये होता है कि उसका जो ओनर है उस जर्नल का, उस आर्टिकल का, आपको उससे परमिशन लेनी होगी कि हम अपने रिव्यू में आपकी फ़लाँ पेज पे फ़लाँ डायग्राम है, हम इसको अपने पेपर में रीप्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, रीयूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप हमें काइंडली कॉपीराइट परमिशन दे दें। उसका क्या मेथड होता है, कॉपीराइट क्लियरेंस सेंटर CCC क्या है, कैसे परमिशन ली जाती है, उसकी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है कॉपीराइट परमिशन के नाम से। काइंडली आप उसको चेक कर लें। उसके अकॉर्डिंग आपने हर फिगर जो आपने अपने रिसर्च पेपर या रिव्यू में लेनी है उसको रीयूज़ करना है, उसका कॉपीराइट लेना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको कल पे उस जर्नल की तरफ से या उस आथर की तरफ से क्लेम हो सकता है और आपका पेपर वो टोटली रिजेक्ट हो सकता है, यानी कि आपका जो पब्लिकेशन थी वो, जो आपकी जितनी पब्लिकेशन उस तरह से हुई है जिसमें आपने परमिशन ली ही नहीं, तो वो आपकी सारी की सारी ब्लॉक हो सकती है। तो काइंडली इसको थोड़ा सीरियस लें। आजकल ये वैसे भी ज़्यादा इशू है कि कॉपीराइट आ जाता है, तो आपने इसका परमिशन लाजमी लेनी है। उसके बाद मैकेनिज्म आयन इलेक्ट्रोड देखें, इसकी क्वेश्चंस भी थी, इसकी डायग्राम भी थी, उन्होंने वो भी मेंशन किया है। साथ में देखें यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि जो इनके सिलेक्टेड आई है मिथाइलिन ब्लू की, इस मेथड के ज़रिए 100% एड्सॉर्प्शन आगे उसका रेफरेंस दिया है, 96 आई है आयरन एल्यूमिनियम के साथ। तो इस तरह आपने थोड़ा बहुत उनको समराइज़ करना है। इसके अलावा सारे डिफरेंट काइंड्स के देखें, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोकोएगुलेशन प्रोसेस की हर डाई के साथ कितनी कितनी परसेंटेजेस आई हैं उनको डिस्क्राइब किया हुआ है, एक टेबल की फॉर्म में रेफरेंसेस आगे दिए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट जो मेथड्स हैं हर
मेथड को ब्रीफली डिस्कस किया है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल केमिकल मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अब दूसरा मेथड स्टार्ट हो गया जो कि फिजिकल मेथड है, उसमें एड्जॉर्प्शन आ जाती है। अब एड्जॉर्प्शन थोड़ा सा लंबा हो जाता है इस लिहाज से कि उसमें डिफरेंट काइंड्स के एड्जॉर्बेंट्स यूज़ किए जाते हैं। अब एड्जॉर्बेंट क्या है, वो चीज़ इस पर एड्जॉर्प्शन होनी है। और अगर आपको एड्जॉर्प्शन के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी नहीं है तो काइंडली आप इस चैनल की प्लेलिस्ट जो एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइस है उसकी जो पहली वीडियो है काइंडली आप उसको देख लें। एड्जॉर्प्शन के बारे में वो कंप्लीट डिस्कशन की हुई है। एड्जॉर्प्शन क्या है, एड्जॉर्बेंट क्या है, एड्जॉर्बेट क्या है, कौन से पैरामीटर्स हैं, फिर उससे आपको ये होगा कि जब आप वीडियो एक बार देख लोगे तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी एड्जॉर्प्शन की तो आप इस पर कैसे कर सकते हो काम, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड्स के एड्जॉर्बेंट्स वगैरह इसमें यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल ये एक्टिवेटेड कार्बन है, फ्लाई ऐश है, इसके अलावा कोई प्लांट बायोमास है जिसको यूज़ किया जाता है। इसके सारी चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने हर एड्जॉर्बेंट को इंडिविजुअली डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजिकल मेथड की बात की जाए तो उन्होंने बैक्टीरिया, फंजाई हर एक के साथ जो है उनकी कंपैरिजन की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में भी दिया और एक का इंट्रोडक्शन भी गिवन है। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप इन मेथड्स पे भी रिव्यू इजीली लिख सकते हो, ठीक है। अब डिफरेंट मेथड्स चूज़ करके यानी कि जितने भी अभी तक ऊपर डिस्कस हो चुके हैं अब एंड पे उन्होंने उनकी कंपैरेटिव स्टडी भी कर दी है, उनको सबको कंपेयर भी कर दिया है ताकि ऊपर तो मतलब इंडिविजुअली डिस्कस किया था, अब कंपैरिजन भी हो गया। कंपैरिजन करने के साथ साथ बाद में उन्होंने उसकी सारी डिटेल भी यहाँ पे ऐड किया और कंक्लूजन में उनकी कंक्लूजन से पहले उन्होंने परसेंटेज जो एफिशिएंसी है हर डाई की डिफरेंट काइंड से एड्जॉर्बेंट के साथ उनको भी मेंशन किया है। तो आप इस टॉपिक पे भी अपना जो रिव्यू है वो इजीली लिख सकते हो। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स के साथ ये रिव्यू इन्होंने लिखा है जिसमें हर टेक्निक को उन्होंने ब्रीफली डिस्कस किया है। आप इस तरह का रिव्यू भी इजीली लिख सकते हो क्योंकि इसमें एज सच कोई मैकेनिज़्म, कोई इक्वेशंस इन्वॉल्व नहीं है। इसमें जस्ट आपने क्या करना होता है कि सारी डिफरेंट टेक्निक्स को ब्रीफली डिस्कस करना है, उनका कंपैरिजन करना है। तो ये ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू कि आप हर डाई की अलग अलग सिंथेसिस के मेथड को एक्सप्लेन करें, उनकी जो है इक्वेशंस, उनको मैकेनिज़्म एक्सप्लेन करें। तो अगर आप थ्योरी टाइप कोई वर्क करना चाह रहे हो तो इसके लिए आपके पास इस तरह का रिव्यू लिखना आसान है। इससे ही मिलता जुलता ये एक और रिव्यू है जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें जस्ट उन्होंने बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस किया है। टेलर एंड फ्रांसिस का है ये जो जर्नल है, तो काफ़ी अच्छा जर्नल है, इसमें भी आप पब्लिकेशन करवा सकते हो अपनी रिव्यू की। और क्योंकि इसका जो जर्नल का नेम है वो है क्रिटिकल रिव्यूज़ इन एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये रिव्यू पेपर यानी कि इसमें एक्सेप्ट किए जाते हैं, उनको अंडर रिवीजन किया जाता है। और टेलर एंड फ्रांसिस की मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं एज़ कम्पेयर टू अदर जर्नल्स की, इसमें यह होता है कि टेलर एंड फ्रांसिस की 99% ये कोशिश होती है कि जितने उनके पास पेपर्स, रिव्यू पेपर या रिसर्च पेपर आए हैं वो उनको रिजेक्ट ना करे बल्कि उनकी रिवीजन जो है वो उनको भेजता रहे ताकि स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स उनको इम्प्रूव करके उस पेपर को दोबारा सबमिशन करवाएं और उनके पब्लिकेशन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएं एज़ कम्पेयर टू अदर जर्नल्स लाइक एल्सेवियर वगैरह। उसमें ज़्यादा क्या होता है कि वो हाईली रिपोर्टेड जर्नल है एक तो, दूसरा ये कि उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा है और अगर आपका पहली ही दफ़ा उनके अकॉर्डिंग वो फिट नहीं आया तो वो पेपर को रिजेक्ट कर देते हैं, आपको रिवीजन का मौका ही नहीं देते। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका पेपर जो है उसकी रिवीजन आ जाए या आपकी जो है रिजेक्शन रेट कम हो तो टेलर एंड फ्रांसिस उसके लिए बेस्ट जो आपके पास जर्नल पब्लिशर है। टेलर एंड फ्रांसिस ये पब्लिशर है, इसके डिफरेंट आगे जर्नल्स हैं जैसे कि ये जर्नल है क्रिटिकल रिव्यूज इन एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप इसमें करवा सकते हो। तो इसी तरह टेलर एंड फ्रांसिस के जितने जर्नल्स हैं इस पब्लिशर के, आप उनमें किसी में भी करवा सकते हो। अब यहाँ पे उन्होंने बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस किया है फॉर टेक्सटाइल डाई रिमूवल के लिए, ठीक है, ये भी एक रिव्यू है। रिव्यू में उन्होंने क्या किया है, बायोलॉजिकल मेथड को ही डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल के सबसे पहले यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही बात शुरू कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की उनमें क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाटर पोल्यूशन कर रही है, डिफरेंट काइंड्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, फिर वाटर पोल्यूशन कैसे हो रही है, डिफरेंट काइंड्स के उसमें डाइज़ यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, लाइक टेक्सटाइल डाइज़ यूज़ हो रहे हैं। टेक्सटाइल डाइज, अब टेक्सटाइल डाई की बात आ गई और टेक्सटाइल डाई से आगे फिर अब हम डाई को डिफ़ाइन किया है इन्होंने, ठीक है। और डिफरेंट काइंड्स की जो टेक्सटाइल डाइज़ में जो एजो डाइज़ आ जाती हैं, सिंथेटिक एजो डाइज़ हैं, ये डिफरेंट काइंड्स के अदर डाइज़ जो हैं वो डिस्कस यहाँ पे इन्होंने की हैं, ठीक है। इसके अलावा अब कुछ चीज़ें जिनकी वजह से अब ये डाई क्यों यूज़ किए जाते हैं,
इनको यूज़ करने का जो फिनिशिंग मेथड है, ये डाइंग का जो प्रोसेस है, थोड़ा बहुत इन्होंने इसको इलेबोरेट किया है। इसके अलावा डिफरेंट काइंड्स की जो टेक्निक्स हैं जो इनको रिपोर्ट की गई हैं, इनको रिमूव करने के लिए उनके मेथड्स को साइड और उनके ड्रॉबैक्स को भी यहाँ पे उन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। देखिए इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट जो हैं आथर्स, उनकी रिसर्च को यहाँ पे एलेबोरेट किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे राज एट अल, उनकी पब्लिशिंग, उसकी जो रिसर्च है उसको एलेबोरेट किया है कि उन्होंने मेन क्लास ऑफ टेक्सटाइल डाइज, ये एजोडाई की रिमूवल पे ये रिव्यू है कि उन्होंने एजोडाई को डिस्कस किया है कि एजोडाई को रिमूव करने के लिए कौन कौन से बायोलॉजिकल मेथड है, यहाँ पे उनको डिस्कस किया है। देखिए इन्होंने भी एक स्पेसिफिक टाइप सिलेक्ट कर ली है डाई की, उसको आगे उस पर बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई करना है, यानी कि बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करके एजोडाई को किन किन पेपर्स में रिमूव किया गया है। अब कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिनमें एजो डाई अकेला नहीं लिखा होता, उसमें डाई का नेम होता है। फॉर एग्जांपल रिएक्टिव वायलेट, ठीक है, ये डाई का नेम है। अब आपने ये भी सर्च करना होता है कि रिएक्टिव वायलेट किस टाइप में आ रहा है, वो कैटाइनिक है, वो एनाइनिक है, वो आपके पास वेट डाई है, वो एजो डाई है। तो पहले आपको ये सर्च करना पड़ेगा। और रिएक्टिव वायलेट वैसे भी एजो डाई है, ठीक है। अगर किसी पेपर में लिखा है क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, तो अब आप ये भी नहीं कह सकते कि इन्होंने एजो तो लिखा ही नहीं है, या कैटाइनिक तो लिखा ही नहीं है, बेसिक तो लिखा नहीं है। तो आपको ये सर्च करना पड़ेगा कि क्रिस्टल वायलेट बेसिक है या एसिडिक है। तो ये बेसिक होता है, ये बेसिक डाई की टाइप है। तो जो भी आप इस पर रिसर्च पेपर निकाल लें, रिव्यू निकाल लें, तो उनमें आपको जो डाई के नेम है लिखे हुए वो आपको बताते हैं ये एजो है या नहीं है, या कोई और टाइप है, ठीक है, आपको वो सर्च करनी पड़ती है। तो यहाँ पे राज एट आल ने एजो डाई को जो है उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, और उनकी साइड इफ़ेक्ट को डिस्कस किया कि वो कैंसर काज करता है, यानी कि सारी यहाँ पे वो साइड इफ़ेक्ट्स के साथ उनके लिटरेचर सर्वे कर रहे हैं कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं और उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो टेक्सटाइल डाइज की क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ गए हैं। आप इस तरह का चाहो तो आप इस तरह का भी लिख सकते हो कि हर एक की क्लासिफिकेशन पहले अच्छे से डिफाइन करके उसके साइड इफ़ेक्ट्स को ब्रीफली डिस्कस करके देन बायोलॉजिकल मेथड पे आ जाओ। अगर आप उनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहे, जैसे इस आर्टिकल में था कि उन्होंने ज़्यादा डिस्कशन नहीं की इंट्रोडक्शन में, वो अपने मेन टॉपिक की तरफ आ गए, डिफरेंट मेथड्स की तरफ, क्योंकि इनके मेथड्स ज़्यादा थे इसलिए उनको इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़्यादा एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे अगर आपका जस्ट वन मेथड है, ठीक है, और एक ही आपने डाई को बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई करना है एक टाइप की क्लासिफिकेशन को, तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करना पड़ेगा। यहाँ पे भी उन्होंने यही चीज़ किया, क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया, इसके बाद ये थोड़ा सा उन्होंने ओवरव्यू दिया है कि उनके कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि यानी कि इस एक फिगर को देख के इनके पूरे रिव्यू की हिस्ट्री आपको समझ आ रही है। डेट काइंड ऑफ फिगर इज़ नोन एज ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट। ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट पे अलग से वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगी, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। इसके अलावा ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट किस तरह का बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, और ये कैसे बनाया जाता है, कौन सी चीज़ें हैं जो ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट में बनाते वक्त माइंड में रखनी चाहिए, कौन सी नहीं, उसकी अलग से इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी। अब देखिए इनका ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वो कह रहे हैं जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये सारे प्रोसेस होते हैं, प्रिंटिंग का, डाइंग का, मार्शनिंग का, डिसाइजिंग का, ब्लीचिंग का, ये सारे प्रोसेस होने के बाद इनका वेस्ट मटेरियल डाई की फॉर्म में, ये देखें ये वेस्ट मटेरियल डाई की फॉर्म में ये वाटर जो बॉडीज़ हैं उनमें जा रहा है। वाटर बॉडीज़ में जाकर ये वाटर को पोल्यूट करेगा। जब वाटर को पोल्यूट करेगा तो फिर क्या होगा कि हमारे पास इसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। साइड इफ़ेक्ट को रिमूव करने के लिए हमने माइक्रोबियल अटैक करवाया है इसके ऊपर। माइक्रोबियल अटैक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई को यूज़ करके हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, डाइस को रिमूव कर रहे हैं। डाइस को रिमूव करेंगे तो इसके ऊपर थोड़ी सी उन्होंने इक्वेशंस को एलेबोरेट किया है कि ये एजो डाई हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एन डबल बॉन्ड एन वाला जो फंक्शन ग्रुप है इसको एजो ग्रुप कहते हैं, और इस जिस डाई में ये ग्रुप प्रेजेंट होता है वो एजो डाई होता है। तो यहाँ पे उन्होंने ये डबल बॉन्ड को तोड़ना है, डबल बॉन्ड को तोड़ने की इन्होंने इक्वेशन बताई हुई है, ठीक है। फिर आगे वो कहता है कि डिफरेंट काइंड्स के जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो उनकी डिग्रेडेशन हो जाएगी, डिग्रेडेशन के बाद हमें उसका क्लीन वाटर जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी एक फिगर की फॉर्म में इसके पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप ऐसे फिगर भी बना सकते हैं, फ्लोशीट डायग्राम भी बना सकते हैं, आप हर तरह की फिगर भी बना सकते हैं, टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशन नहीं है कि रिव्यू में आप फ्लोशीट डायग्राम नहीं बना सकते या ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ये नहीं। तो आप जिस तरह की भी चाहें अपने टॉपिक को इलेबोरेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आप हर तरह की मेथडोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
डिफरेंट जो टेक्सटाइल डाइज हैं उनका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट है उनको डिस्कस किया गया है। और उससे नेक्स्ट पे चलें तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। उन्होंने ऑप्शंस बताए हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो यूज़ किए जा चुके हैं या यूज़ होते हैं। देखें फिजियोकेमिकल मेथड है, फिजियोकेमिकल में उन्होंने दोनों को डिस्क्राइब कर दिया कि फिजिकल भी और केमिकल भी, एक ही हेडिंग में उन्होंने इसको डिस्क्राइब कर दिया। तो यहाँ पे देखें उन्होंने डिफरेंट रिसर्चर्स को भी हाईलाइट किया है कि किम एट आल ने जो है कोएगुलेशन मेथड यूज़ किया, उनके रिजल्ट ये थे, उन्होंने ये डिस्कस किया, इसको रिमूव किया, ये कंडीशंस अप्लाई की, ये उनके रिजल्ट्स आए। तो आप इस तरह से डिफरेंट जो रिसर्चर्स हैं उनकी रिसर्च को भी एलेबोरेट कर सकते हो। जैसे डसी एट आल ने जो है वो डिफरेंट काइंड्स के एड्जॉर्बेंट्स यूज़ किए हैं, उनको एज ए यूज़ किया है डाइज रिमूवल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने उन चीज़ों को फिज़िकल और केमिकल दोनों मेथड्स को एक पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर दिया, इसलिए क्योंकि ये इनका मेन टॉपिक नहीं है, इनका मेन टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड को अब आगे वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे अली ने जो है वो सजेस्ट की थी बायोलॉजिकल मेथड की एप्लीकेशन कि वो डाइज़ को सिंथेटिक डाइज़ की रिमूवल के लिए यूज़ हो सकते हैं। अब सिंथेटिक डाइज़ की रिमूवल के लिए देखें अब उनका ये पैराग्राफ की टेबल की फॉर्म में उन्होंने सारी चीज़ों को मेंशन किया है। तो टेबल की फॉर्म में अगर आप यहाँ पे देखें तो देखें फिज़िकल मेथड्स हैं, यहाँ पे कौन कौन से फिज़िकल मेथड्स हैं पहले आप उनको डिस्क्राइब कर दिया टेबल की फॉर्म में, ताकि ज़्यादा डिटेल इन पे पैराग्राफ की फॉर्म में ना आए। उनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा उनके मेरिट्स क्या हैं, इन फिज़िकल मेथड्स के क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या यूजेस हैं, क्या उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनके आगे रेफरेंसेस गिवन है। तो जो ज़्यादा लंबा टेबल होता है मतलब वाइड होता है, तो उसको इस तरह की फॉर्म में फिर पेपर में इंसर्ट कर दिया जाता है। अब वो बायोलॉजिकल मेथड की बात कर रहे थे, ये केमिकल मेथड्स को कुछ एक टेबल में डिस्क्राइब किया हुआ है कि केमिकल मेथड्स ये हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, वो उनकी एक्सप्लेनेशन गिवन है, क्या उनके यूजेस हैं वो बता दिए, क्या उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आगे उसके रेफरेंसेस। तो जो आपका जिस टॉपिक पे आप रिव्यू लिख रहे हो, अगर उस टॉपिक से मुतल्लिक आपका जो डाटा है आप उसको टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इसलिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि उसमें आपको ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती, आपको जस्ट पॉइंट्स की फॉर्म में अगर आप मेंशन कर दो चीज़ को तो वो एक्सेप्टेबल होगी। इनका जो मेन टॉपिक है वो बायोलॉजिकल मेथड है, जिसमें फंजाई बैक्टीरिया एलजी आ जाती है। तो अब फंगल बायोडिग्रेडेशन ऑफ डाइस की बात कर रहे हैं जैसे अब वो, तो इनको वो ब्रीफली डिस्कस करेगा, पैराग्राफ की फॉर्म में करेगा, ठीक है। तो फंगल में क्या है कि फंजाई को यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स के डाइज कौन कौन से रिमूव किए गए हैं, उनके एक्सप्लेनेशन ये देख सकते हैं आप सामने। तो हर डाई की डिफरेंट, क्योंकि इन्होंने एजोडाई डिस्कस किए हैं, तो एजोडाई को यूज़ करके किसने क्या काम किया है, फिर वो बैक्टीरियल डिग्रेडेशन पे आ गए। इसी तरह बैक्टीरिया की उन्होंने यहाँ पे टेबल उसको कंपैरिजन फॉर्म में यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। एरोबिक और एनएरोबिक बैक्टीरिया के केस में दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है, उन पे उनकी डिटेल डिस्कस की। उनकी डिटेल डिस्कस करने के बाद ये एलजी भी आ जाएंगे। एल्जल स्पीशीज़ को यूज़ करके कौन कौन से डाइज रिमूव किए जा चुके हैं अभी तक, उनको एक ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फिर इंजाइम्स भी आ गए, क्योंकि इंजाइम्स भी क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही आते हैं। तो एंजाइम को यूज़ करके देखिए इस तरह इन्होंने सारी ब्रीफली जो है इसको डिस्कस किया। आगे उनकी क्वेश्चंस या मैकेनिज्म को एक्सप्लोर किया है कि एज अ डाई की ब्रेकिंग या उनकी डिग्रेडेशन कैसे होती है, डाई कैसे रिमूव होते हैं, उनको एक मैकेनिज्म की फॉर्म में एलेबोरेट किया हुआ है। आप इस तरह अपने पेपर में कर सकते हैं। और इस तरह की जो डायग्राम्स है ये कैमरा से इजीली बन जाती हैं, आप इस तरह की स्ट्रक्चर्स खुद भी बना सकते हो। आप यहाँ से फिगर को स्कैन करके या इसका जो है कॉपी करके आप ये भी लगा सकते हो, लेकिन आपको जब भी आप फिगर कॉपी करें कॉपीराइट लेना ना भूलें। तो ये कुछ इस रिव्यू में चीज़ें थी जो आपको दिखानी थी। देखिए मैं हर चीज़ को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं कर रही, मैंने आपको जितना अभी तक मैंने आपको बताया वो इतना बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको नो हाउ हो जाए कि हर टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, ताकि आपके लिए टॉपिक सेलेक्ट करना ईजी हो जाए। जो टॉपिक आप सिलेक्ट करोगे, जो आपको लगेगा कि मैं आपको इस टॉपिक के बारे में ब्रीफली डिस्कस करूं, अगली वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं उस पर बनाऊंगी। आप जो टॉपिक मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, आपने जो टॉपिक बताना है कि मैम इस टॉपिक पे एक ब्रीफली डिस्कशन कर दें, एक और वीडियो बना दें, तो फिर मैं उस टॉपिक को कंप्लीट डिस्कस करूँगी कि उनका जो रिव्यू था, जो उस टॉपिक पे रिव्यू है, उसको रिव्यू में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इस रिव्यू में ऐड होंगी तो ये एक्सेप्टेबल होगा या उसके चांसेस जो है वो रिजेक्शन के कम होंगे। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपने कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना है। मैंने आपके पास सामने अभी तक 3 टॉपिक रखे हैं, उससे अगला जो टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारे पास एड्जॉर्प्शन से मुतल्लिक है।
अभी तक हमने सबसे पहला टॉपिक देखा जो डाई के मतलब था कि डाई की क्लासिफिकेशन भी डिस्कस कर चुके हैं। रिव्यू में सिंथेसिस मेथड भी हो सकते हैं रिव्यू का एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक ये था कि डिफरेंट काइंड्स की जो टेक्निक्स हैं डाइज रिमूवल के लिए बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, उन पे भी रिव्यू लिखा जा सकता है। फिर तीसरा टॉपिक ये था उन टेक्निक्स में से हमने बायोलॉजिकल मेथड को देखा कि बायोलॉजिकल मेथड को ही लेके सिर्फ एक रिव्यू लिखा जा सकता है कोई एक टाइप ऑफ डाई की सिलेक्ट करके, ठीक है। अब चौथे नंबर पे हम आ जाते हैं एड्सॉर्प्शन मेथड पे, ठीक है, जो कि फिजिकल मेथड है। इसके अलावा मैंने एक टॉपिक आपको ये भी बताया है कि एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो कि केमिकल मेथड है, आप उस पर भी रिव्यू लिख सकते हो इजीली। उसमें भी आप डिफरेंट काइंड्स के एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ब्रीफली डिस्कस कर सकते हो। उसमें आप इक्वेशंस मेंशन कर सकते हो, मैकेनिज्म एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपका इंटरेस्ट किस में है, कौन सा टॉपिक आपको ईजी लगा, आप वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह उस पर बनाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बायोमास बेस्ड एड्सॉर्बेंट्स फॉर रिमूवल ऑफ डाइज फ्रॉम वेस्ट वाटर अ रिव्यू, ठीक है। अब एड्सॉर्बेंट्स इन्होंने यूज़ किए हैं, एड्सॉर्बेंट यूज़ किए हैं, इट्स मीन कि एड्सॉर्प्शन का के ऊपर ये काम है उनका रिव्यू। तो डिफरेंट काइंड्स के बायोमास, बायोमास का जो वर्ड है ना, इट्स मीन कि ये प्लांट रिलेटेड कोई इसमें सब्सटेंस यूज़ हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने जो है एजोडाई की ही डिस्कशन की है, क्योंकि एजोडाई अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एजोडाई पे तो हर आर्टिकल ही एजोडाई पे निकल रहा है। बेसिकली बात यह है कि जो एजोडाई है ना, इनकी जो टॉक्सिसिटी है ना, या इनका जो साइड इफ़ेक्ट है वो एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ डाई वो ज़्यादा है। एजोडाई बहुत बहुत ज़्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये बहुत ही कम डिग्रेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डाइज। और इसके अलावा इनका ये साइड इफ़ेक्ट है कि ये जल्दी जो है बहुत जल्दी यानी कि इनकी साइड इफ़ेक्ट शो होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से इस पे आजकल ज़्यादा काम हो रहा है। इसके अलावा ये नहीं है कि बाकी डाइज पे काम नहीं हो रहा। आप अगर बाकी डाइज में दूसरे नंबर पे आ जाएं तो पहले नंबर पे एजोडाई है जिस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, दूसरे नंबर पे केटाइनिक डाइज हैं जिन पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं। केटाइनिक डाइज में क्रिस्टल वायलेट आ जाता है, मिथाइलिन ब्लू आ जाता है, रोडामन भी है, सफ्रानिन ओ है। तो ये सारी सॉरी आई एम नॉट क्लियर अबाउट सफ्रानिन ओ वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक, लेकिन जो मिथाइलिन ब्लू है और रोडामन भी है, क्रिस्टल वायलेट है, ये केटाइनिक ही हैं, ठीक है। तो इसमें उन्होंने देखें इस पेपर में एक नई चीज़ जो है वो हाइलाइट्स की है। हाइलाइट्स इन्होंने पेपर में ऐड की हैं। हाइलाइट्स का ये मतलब होता है जैसे कोई भी मतलब सीरियल होता है, ड्रामा सीरियल होता है, उसकी प्रोमो दे देते हैं, उसकी नेक्स्ट एपिसोड पर दिखा देते हैं, थोड़ी सी हाइलाइट्स दे देते हैं आपको। जैसे मैच लगता है क्रिकेट मैच का, उसमें भी हाइलाइट्स थोड़ी सी दिखा दी जाती हैं। तो वैसे मैच अगर देखा जाए DOI तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम का होता है, लेकिन हाइलाइट्स में क्या है आधे घंटे की, 15 मिनट की, 45 मिनट की हाइलाइट्स दिखा देते हैं। उस हाइलाइट्स को देख के समझ आ जाती है कि पूरे मैच में हुआ क्या था, ठीक है। तो सेम केस यहाँ पे है। सारा आर्टिकल पढ़ने की बजाय अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ हाइलाइट्स को पढ़ ले, एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ ले, तो उसको समझ आ जाएगी कि पेपर में क्या है। अगर हम इसकी हाइलाइट्स को देखें तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कह रहा है जी डाई रिमूवल फ्रॉम वेस्ट वाटर यूजिंग बायो बेस्ड एड्सॉर्बेंट इज़ अ प्रोमिसिंग अल्टरनेटिव, ठीक है। यहाँ पे पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि इस आर्टिकल में उन्होंने डाई रिमूवल डिस्कस की है, ठीक है। कौन सा मेथड अप्लाई किया है, बायो बेस्ड एड्सॉर्बेंट यूज़ किया है, इट्स मीन कि एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस यूज़ किया है एज एन अल्टरनेटिव, ठीक है। अब एलजी, यीस्ट, बैक्टीरियल, फंगल, एग्रो वेस्ट, प्लांट डेब्रिस आर पोटेंशियल बायोसॉर्बेंट सोर्सेज। अब बायोसॉर्बेंट में उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यूज़ कर लिए हैं और दूसरे नंबर पे उसने प्लांट बेस्ड जितने भी एड्सॉर्बेंट्स हैं उनको भी यूज़ कर लिया। यहाँ पे हमारे पास दो बातें क्लियर हो गई, ठीक है। उससे नेक्स्ट चलें तो सिमुलेटेड वेस्ट वाटर स्टडीज़ नीड टू स्विच इनटू द पोल्यूटेंट्स इनटू द एक्चुअल वेस्ट वाटर, ठीक है। वही चीज़ की वेस्ट वाटर जो स्टडीज़ हैं उनके ऊपर काम हो रहा है। नोइंग द सरफेस चार्ज नेचर ऑफ द बायोसॉर्बेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। वही चीज़ कि जो आप एड्सॉर्बेंट चूज़ करो, जो आप एड्सॉर्बेंट अपनी रिसर्च के लिए इस्तेमाल करो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आया कि उस पर एड्सॉर्प्शन होगी या नहीं होगी, उस एड्सॉर्बेंट के साथ डाइज रिमूवल हो जाएगी या नहीं होगी, उसकी नेचर कैसी है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि सूटेबल मॉडिफिकेशन ऑफ बायोसॉर्बेंट्स फॉर इनहांस्ड रिमूवल इज़ रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बायोसॉर्बेंट यूज़ कर लिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया यूज़ किया है या कोई प्लांट का वेस्ट मटेरियल यूज़ किया है, लेकिन अब उसके साथ आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे कि आप उसकी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन भी कर लोगे, एसिडिक बेसिक ट्रीटमेंट भी करवा लोगे, जिसकी वजह से उसकी परसेंटेज एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी।
तो यहाँ पे उन्होंने क्या 5 जो चीज़ें डिस्कस की है, इसका मतलब ये कि उन्होंने क्या मेथड अप्लाई किया है, क्या उनके माइंड में चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि नेचर इंपॉर्टेंट है एड्जॉर्बेंट की। फिर वो कह रहे हैं एड्जॉर्बेंट की हम मॉडिफिकेशन भी करवा सकते हैं मैक्सिमम रिजल्ट्स के लिए। तो ये सारी कुछ हाइलाइट्स हैं, ये अभी आप अपने पेपर में ऐड कर सकते हो। हाइलाइट्स क्या है, क्या कैसे बनाई जाती हैं, इनको लिखने का तरीका कैसे है सही तरीका, और इनमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, इसकी अलग से वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊँगी, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट की भी, हाईलाइट्स की भी, और वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह ताला डिटेल डिस्कस करेंगे उसको। ये जो आर्टिकल है ये फ्रंटियर्स इन एनवायरमेंटल साइंस में, ये भी एक अच्छा जर्नल है, ठीक है। इसमें ये रिव्यू एक्सेप्ट करता है, आप इसमें भी करवा सकते हो अपना, इसका इम्पैक्ट फैक्टर भी अच्छा है। देखें इन्होंने भी ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट ये बनाया हुआ है। ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट में यहाँ पे अगर देखें हम, तो इसको देख के हमें पूरे आर्टिकल की समझ आ रही है कि डाइज रिमूवल उन्होंने यानी कि इस पूरे रिव्यू में डाइज रिमूवल पे काम किया है, कन्वेंशनल टेक्निक्स भी हैं, बायोलॉजिकल एड्जॉर्बेंट भी हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, फिर बायोमास उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली हैं, इन सारी चीज़ों को वो इस पेपर में डिस्कस करेंगे। ओके, बैक्टीरिया का, फंजाई, एल्गी, यीस्ट, प्लांट और एग्रोवेस्ट को जितने बायोजॉर्बेंट से आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 24 पेजेस का ये रिव्यू है। तो उसके बाद एडवांटेजेस के बाद फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स भी उन्होंने डिस्कस किए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है रिव्यू में डिस्कस करना, और इसके बगैर रिव्यू थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। उसके अलावा डिफरेंट पैरामीटर्स जो कि एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में हम डिस्कस करते हैं रिसर्च पेपर में, वो यहाँ पे गिवन है, जिसमें पीएच है, टेम्परेचर है, अवेलेबिलिटी है, फंक्शन ग्रुप्स की, इसके अलावा पोर साइज है, सरफेस एरिया। तो ये सारे पैरामीटर्स क्या हैं, इनकी डिटेल क्या है, उसकी अलग से वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है एड्जॉर्प्शन वाले पार्ट में, कि एड्जॉर्प्शन क्या है, उसके पैरामीटर्स कौन से हैं, एड्जॉर्बेट क्या है, उसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो उसके बाद इन्होंने बायोलॉजिकल मेथड्स को यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस किया है, ठीक है। कि अब इस तरह का जो फ्लोशीट डायग्राम है ना, आप ये भी लगा सकते हैं। जैसे इन्होंने लिटरेचर सर्वे किया, इन्होंने 2020 में जो रिव्यू लिखा, उन्होंने कहा कि 2002 से 2020 तक जो पेपर की पब्लिकेशंस थी बायोजॉर्बेंट के ऊपर, वो इतनी थी, यानी कि 2002 में 2 पेपर आए, 2004 में 2, 2006 में 9, फिर 11, 16, इस तरह करके, यानी कि पब्लिकेशन जो है इतने ईयर्स में इतनी हुई। रिसर्च उनकी जो थी, उन्होंने इतना लिटरेचर सर्वे यानी कि इकट्ठा किया। इस तरह का आप एक चार्ट भी अपने पेपर में लगा सकते हैं, अगर आपने पब्लिकेशंस जो है उनकी काउंट करना है कि कितनी लास्ट डिकेड में, लास्ट 10 ईयर में कितनी पब्लिकेशंस हो चुकी हैं, आप उनको भी डिस्क्राइब कर सकते हो। आप इस तरह की फ्लोशीट डायग्राम बनाओगे तो उससे क्या होगा कि रिव्यूअर्स भी अट्रैक्ट होंगे, इसके अलावा जो रीडर्स हैं वो भी अट्रैक्ट होंगे आपके पेपर की तरफ। क्या आपके पेपर में एक तो कलरफुल चीज़ें होंगी, दूसरा ये कि आप फ्लोशीट डायग्राम में अपनी बात समझाने की जब कोशिश करोगे तो आपका जो है कम से कम मटेरियल में ज़्यादा से ज़्यादा बातें आप कन्वे कर सकोगे ईजीली। यहाँ पे आप देखें तो उन्होंने डाई रिमूवल टेक्नोलॉजी जो जितनी है उनको एक्सप्लेन किया है, फिर एड्जॉर्प्शन के आगे डिफरेंट उन्होंने बना दिया, और यहाँ पे उन्होंने ग्रीन कलर शो कर दिया कि उन्होंने ये सारी चीज़ें, ये जॉर्बेंट जो है वो डिस्कस करने हैं। ठीक हो गया। उससे नेक्स्ट चलें तो यहाँ पे उन्होंने, यानी कि अभी इनका इंट्रोडक्शन पार्ट ही थोड़ा बहुत चल रहा है, यहाँ पे वो डिफरेंट डाई रिमूवल जो टेक्निक्स हैं उनका कंपैरिजन किया है कि केमिकल मेथड्स कौन से हैं, फ्लोटेशन कौन सी है, आयन एक्सचेंज मेथड, उनका एडवांटेज डिसएडवांटेज, उनके रेफरेंसेस यहाँ पे गिवन हैं। इसके अलावा हर टेक्निक उन्होंने थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब किया है। उसके बाद वो अपनी जो बेसिक उनकी है बायोलॉजिकल टेक्निक एड्जॉर्प्शन, उसको उन्होंने ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस किया है। तो ये बिल्कुल इसी तरह का आर्टिकल है जिस तरह का ये है, इसमें उन्होंने वेरियस मेथड डिस्कस किए थे। यहाँ पे उन्होंने क्या है कि वैसे इनका जो टॉपिक है वो बायोलॉजिकल मेथड से ही है, बायोजॉर्बेंट से ही है, लेकिन उन्होंने हर टेक्निक को पहले इंडिविजुअली डिस्कस किया, उसके बाद वो बायोजॉर्बेंट्स की तरफ आए हैं। तो बायोजॉर्बेंट्स में भी हर एड्जॉर्बेंट को उन्होंने इंडिविजुअली डिस्कस किया। देखिए इनके रेफरेंसेस हर लाइन में कितने कितने ज़्यादा हैं, तो ये बहुत मैटर करता है कि आपका जो रिव्यू है इसमें रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा होने चाहिए। तो ये भी एक अच्छा रिव्यू है टॉपिक के लिए, रिव्यू के लिए अच्छा टॉपिक है। तो आप इस पर भी रिव्यू लिख सकते हो कि कौन से बायोजॉर्बेंट्स हैं जो कि यूज़ किए जा रहे हैं एड्जॉर्प्शन के लिए। तो इट्स डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट, जिस पे आपका इंटरेस्ट होगा, हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाएंगे। तो यहाँ एक टॉपिक तो आपके पास ये हो गया कि आप बायोजॉर्बेंट्स या एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस से कैसे डिफरेंट टाइप्स के डाइज को रिमूव कर सकते हो, ये भी एक रिव्यू के लिए टॉपिक हो गया। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास ये एक रिव्यू का निकाला हुआ है मैंने,
पेपर जो कि IWA पब्लिशिंग, ये पब्लिशर है, ठीक है। IWA पब्लिशर है, इसका जो जर्नल है वो वाटर क्वालिटी रिसर्च जर्नल है। इसका इम्पैक्ट फैक्टर आई थिंक 1.9 है या समथिंग इतना ही है, और ये भी अच्छा जर्नल है, ठीक है। इसमें आलमोस्ट आपको फर्स्ट डिसीजन आने में 10 डेज़ लगते हैं, मतलब आपने जो पेपर सबमिशन करवाई उसके बाद तकरीबन 10 दिनों में आपको बता देते हैं कि आपकी रिवीजन आएगी या आपका पेपर रिजेक्ट होगा। तो इसका फास्ट टाइम है पेपर पब्लिशिंग का, ठीक है। और इसमें भी 2 तरह की ऑप्शंस होती हैं आपके पास कि आप अपने पेपर को ओपन असेस करवाना चाह रहे हो तो आप APC चार्जेस पे करो, अगर नॉन ओपन असेस करवाना चाह रहे हो तो आप APC चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे, ठीक हो गया। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, रिव्यू लिखा है एड्जॉर्बेंट पैरामीटर्स पे, कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि एड्जॉर्प्शन में यूज़ होते हैं उसके ऊपर रिव्यू है। जैसे हम इसमें पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया है कि pH का पैरामीटर होता है ये वाला pH का, ठीक है, डाई कंसंट्रेशन का, कॉन्टैक्ट टाइम का, पोर साइज़ का, फंक्शनल ग्रुप्स का। ये कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। ये पैरामीटर्स ज़्यादा होनी, pH ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये पैरामीटर्स जब तक आपको समझ नहीं आएंगे आप इस पर रिव्यू नहीं लिख सकोगे। इसकी ऑलरेडी जो एक्सप्लेनेशन है वो एड्जॉर्प्शन वाले जो वीडियो है उसमें गिवन है, आप उसको समझ लें। तो ये पैरामीटर्स, इससे ये होता है कि आपको काफ़ी हद तक क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि और इसी तरह के मिलते जुलते जो क्वेश्चन हैं ये हर तरह के पेपर में आपको मिलेंगे। अगर आप एड्जॉर्प्शन पे काम करना चाह रहे हो तो आपको ये चीज़ें समझनी लाजमी है कि ये पैरामीटर्स क्या हैं, इनका क्या रिलेशन है एड्जॉर्प्शन के साथ। आप उनको काइंडली समझ लीजिएगा, और इसकी जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोडेड है एड्जॉर्प्शन वाली, एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज की प्लेलिस्ट में, आप काइंडली उसको वीडियो को देख लें, उसमें पैरामीटर्स भी डिस्कस किए गए हैं। तो यहाँ पर उन पैरामीटर्स की यहाँ पर देखें, उन पैरामीटर्स पे रिव्यू लिखा है, इनका भी एब्स्ट्रैक्ट है, कीवर्ड्स हैं, हाइलाइट्स हैं। ये जो जर्नल है वाटर क्वालिटी रिसर्च जर्नल या IWA पब्लिशिंग, ये जो पब्लिशर है ना, इसके जितने भी जर्नल्स हैं इसमें वो हाइलाइट्स रिक्वायर करते हैं। इसमें हाइलाइट्स मस्ट होती हैं, आपको हाइलाइट्स देनी पड़ती हैं। ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट भी मस्ट होता है, ठीक है। ये ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट उन्होंने थोड़ा सा बनाया हुआ है, वो क्या कह रहे हैं कि ये वेस्ट वाटर है, ठीक है। वेस्ट वाटर में ये डिफरेंट काइंड्स के डाइज उन्होंने बनाए हैं कि डाई की किस तरह की कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है जिसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। फिर उन्होंने डिफरेंट काइंड्स के एड्जॉर्बेंट बना दिए, ठीक है, जिसमें उनकी ये कुछ कार्बन नैनोफिलर्स हैं, कुछ ट्यूब्स हैं, कुछ बायोजॉर्बेंट हैं। ये उनकी सैम की स्ट्रक्चर है कि ये जो पोर्स है ना, ये वाले ये जो पोर्स जो आपको खाली चीज़ें ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही हैं, यहाँ पे डाई बेसिकली आके एड्जॉर्ब होते हैं। इनको एक्टिव साइट्स कहा जाता है, इनको एड्जॉर्प्शन साइट्स कहा जाता है, इन्हीं को एक्सचेंजेबल साइट्स कहा जाता है। जब इनके ऊपर एड्जॉर्प्शन हो जाएगी, ये देखें इस ट्यूब के ऊपर ये जो आपको जो खाली चीज़ें नज़र आ रही है, जो बॉक्स नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर जो आपको उनका जो फ्रीज साइट नज़र आ रही है उनके ऊपर एड्जॉर्प्शन होगी। बेसिकली एड्जॉर्प्शन होने के बाद आपको पोल्यूटेड वाटर से क्लीन वाटर मिल जाएगा। तो इस तरह का इनका ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट है जी। उसके बाद इंट्रोडक्शन में आ जाए तो इंट्रोडक्शन वही इनका ये है कि एड्जॉर्प्शन क्या है, डाइज क्या है, और उसके बारे इंट्रोडक्शन डिफरेंट टेक्निक्स कौन कौन सी है एड्जॉर्प्शन में, डाइज में। उन्होंने यहाँ पे कैटेगरी देखें, यहाँ पे ये गिवन है। ये जो कैटेगरीज में आपके साथ डिस्कस कर रही थी आगे, कुछ डाइज एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, डायरेक्ट, डिस्पर्स, रिएक्टिव, सल्फर, वैट। तो ये आगे उनकी सब लेयर्स हैं कि इन कैटेगरी में ये सब लेयर्स आ जाती हैं, ठीक है। ये भी इनको डाइंग प्रोसेस में यूज़ होते हैं। अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे भी डिस्कस की गई हैं, फिज़िकल, केमिकल। जो मेन काम है, यानी कि ये तो उन्होंने पैराग्राफ की फॉर्म में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया, जो इनका मेन काम है वो पैरामीटर्स डिस्कस करना है। तो पैरामीटर्स यहाँ पे लाइक इफेक्ट ऑफ pH है, इफेक्ट ऑफ इनिशियल डाई कंसंट्रेशन है, ये पैरामीटर्स इन्होंने डिस्कस करने थे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, एड्जॉर्बेंट है, काइनेटिक स्टडी फिर इन्होंने डिस्कस की, ठीक है। काइनेटिक मॉडल डिस्कस करने हैं इन्होंने, डिफरेंट टाइप्स के काइनेटिक मॉडल्स डिस्कस किए हैं। उसके बाद इसमें आइसोथर्म्स भी डिस्कस करनी है उन्होंने, ठीक है, कि प्रोसेस अगर आइसोथर्म की ये वैल्यू आए तो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक मॉडल्स को हम क्या कहेंगे। तो ये हर मॉडल्स को डिस्कस करने के बाद उनका लाइक ये कंपैरिजन भी डिस्कस करेंगे कि ये डाई को रिमूव करने के लिए ये बायोजॉर्बेंट यूज़ किया गया था, इतनी pH थी, इतना इनका रिजल्ट आया, इतनी एफिशिएंसी हुई। तो आप इस तरह का रिव्यू भी लिख सकते हो कि जिसमें आप डिफरेंट काइंड्स के एड्जॉर्बेंट्स के पैरामीटर्स, किस pH पे किस डाई की कितनी रिमूवल हुई, किस टेम्परेचर पे मैक्सिमम रिमूवल आई, तो आप इन चीज़ों को भी डिस्कस कर सकते हो। तो टोटल हमने आज
5 बल्कि 6 पे जो है आपको मैंने टॉपिक्स बताए। नंबर 1 पे हमारे पास जो था वो डाई डाई की क्लासिफिकेशन, उसकी सिंथेसिस, एप्लीकेशंस, ये वाला टॉपिक था। ठीक है। नंबर 2 पे वेरियस मेथड्स जो रिमूवल ऑफ डाइस के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल तीनों आ जाते हैं, वो था। तीसरे नंबर पे बायोलॉजिकल मेथड था, यानी कि पहले हमने तीनों को डिस्कस किए देखा, एक पेपर में डिस्कस किया था, अब हम बायोलॉजिकल मेथड पे आ गए। बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ किया गया है। तीसरा टॉपिक ये हो गया। चौथा मैंने आपको अभी वैसे बताया है कि आप एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस पे भी रिव्यू लिख सकते हैं, उसकी डिफरेंट काइंड्स के केमिकल, ओजोनेशन, फेंटन रिजेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बेस पे भी आप डिफरेंट एक केमिकल्स को, डिफरेंट डाइज को डिस्कस कर सकते हो एक रिव्यू के अंदर। पांचवा जो टॉपिक है हमारे पास वो ये आ जाता है, जिसमें डिफरेंट काइंड्स के उन्होंने एड्जॉर्बेंट्स यूज़ किए गए हैं, जो कि बायोजॉर्बेंट्स हैं, जिसमें एलजी, फंजाई, प्लांट वेस्ट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। छठे नंबर पे हमारे पास एड्जॉर्प्शन के पैरामीटर्स आ जाते हैं कि कौन से पैरामीटर्स हैं, उनको उनका डाइज रिमूवल में क्या रोल है, क्या उनकी वैल्यू होनी चाहिए। तो आज हमने ये टोटल 6 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। ठीक है। अब ये आप पे है कि आप किस टॉपिक पे रिव्यू लिखना चाह रहे हो। जो टॉपिक आप सजेस्ट करोगे कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाएंगे। और ये जो चैनल है इसका मेन एम यही है कि स्टूडेंट्स को गाइड किया जाए कि रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है, रिव्यू कैसे लिखा जाता है, कौन से आजकल के हॉट टॉपिक्स हैं, फ्रॉम योर सबमिशन टू पब्लिकेशन। ठीक है। हम आपके साथ हैं, जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, आपको फैसिलिटेट करेंगे। आपकी रिवीजन जो आएगी, आपका जो टॉपिक्स राइटअप कर रहे हो आप, अगर आप हमसे लिखवाना चाह रहे हो तो हमारी जो पेड सर्विसेज हैं वो भी हैं, हम उसमें थीसिस राइटिंग भी करते हैं, आर्टिकल राइटिंग भी करते हैं। और अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हो तो उसकी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वो उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपकी एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज से मुतल्लिक आपकी रिसर्च है तो एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज की ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट अपलोडेड है इस चैनल पे, आप उसको चेक कर सकते हैं। कॉपीराइट लेना कभी नहीं भूलना, फिगर्स का जो भी अपने पेपर में लगानी है तो उसकी भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके न्यू टॉपिक के साथ, हम इंशाल्लाह ताला उस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।